गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। तो कल हम बात कर रहे थे फिजिक्स की। फिजिक्स में कल हमने बात की थी कि फिजिक्स को हमने टोटल 7 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहली है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। उसके बाद में हमने किया था सेकंड फिजिक्स में जो आता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बाद में हमने किया था न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद में लास्ट जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस प्रकार से फिजिक्स को हमने टोटल 7 पार्टों में डिवाइड किया था। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था आपका ऑप्टिक्स से, जो सेकंड फिजिक्स है। और ऑप्टिक्स में हमने स्टार्ट किया था कहां पे कि ऑप्टिक्स कहते किसे हैं, क्या है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के बारे में बात की। जब ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बात की थी क्या के बारे में, प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में, कि लाइट क्या होती है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने की संवेदना प्रकट करती है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा था कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं लाइट में। उसके बाद में जब हमने लाइट के गुण पढ़ लिए तो हम पहुंचे लाइट से होने वाले इफेक्ट। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। जब हम प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहे थे तो प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण पर आपतित होता है तो वह लौटकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वह आया था। ये घटना क्या कहलाई थी? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात की तो हम आगे बढ़े कहीं पे दर्पण पे। तो जब हम दर्पण की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है अपना गोलीय दर्पण। कौन सा जी? गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में हमने देखा था कि जब समतल कांच के टुकड़े की एक सतह पर रेड ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है तो कौन सा दर्पण प्राप्त होता है? समतल दर्पण प्राप्त होता है। उसके बाद में हमने देखा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जब हमने देखा तो हमने कहा कि जब किसी खोखले कांच के गोले को काटकर उसकी एक सतह पर कलई कर दी जाती है तो कौन सा दर्पण प्राप्त होता है? गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है अपना कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दर्पण कितने प्रकार के हो गए, एक तो समतल, दूसरा गोलीय। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जैसे ही हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात की तो उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे थे तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक नोट डालेंगे। नोट, नोट का क्या डालेंगे सर जी? नोट डालेंगे समतल दर्पण का। नोट है समतल दर्पण का। देखिए, समतल दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। मैं यहां लिख देता हूं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? अनंत। अनंत यानी अपरिभाषित होती है, होती है। ठीक है जी। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है।
अब बात कर लेते हैं हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। देखिए, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस related to spherical mirror, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पहले समझ लेते हैं। ये मेरे पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या अपने पास में एक अवतल दर्पण, इस पे क्या कर रखी है हमने, ये कर रखी है आप लोगों की कलई कर रखी है। कलई बोले तो रेड ऑक्साइड की इस पे बाहर की तरफ क्या कर रखी है, परत चढ़ा रखी है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव यानी कि पोल, ध्रुव यानी कि पोल। इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास में क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, अपने पास एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से किरण परावर्तित हो, उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। इसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम पोल। अगला, अगले की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अगली डेफिनेशन होती है इसकी वक्रता केंद्र। तो भाई ये जो गोलीय दर्पण लिया गया है, ये किसी गोले से लिया गया होगा। भाई खोखला गोला होगा हमारे पास में कोई, उस खोखले गोले को काट दिया गया, अब आधा भाग बचा, इसके बाहरी सतह पे हमने क्या कर रखी है, कलई कर रखी है, ये जी। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो दर्पण लिया गया है किसी गोले से काटा गया होगा, उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, तो उस गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये क्या हो गया, दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। उसके बाद में आता है, और वक्रता केंद्र को अब रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में अपना आता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में
अगली जो डेफिनेशन आती है वो अगली डेफिनेशन आती है अपने पास में वक्रता केंद्र। कौन सी आती है? वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो ये तो रहा अपने पास में ध्रुव और ये रहा अपने पास में वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और वक्रता ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? आर से इसको रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में हम बात करते हैं आपके काय की? फोकस की। काय की बात करते हैं? फोकस की। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशित किरण डाली, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशित किरण ये वाली डाली। अब ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी वही उसका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? फोकस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ से। इसको इंग्लिश में भी फोकस बोलते हैं और हिंदी में भी क्या बोलते हैं? इसको फोकस ही बोलते हैं। उसके बाद में आता है फोकस दूरी। फोकस के बाद में क्या आएगी? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की अगर मैं बात करूं तो फोकस दूरी में क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी दर्पण की क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण की क्या कहलाती है? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी दर्पण की क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो इन डेफिनेशंस के बारे में हमें क्या करना है? आगे पढ़ना है। क्या करना है जी? हमें आगे पढ़ना है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो सबसे पहले मैं डेफिनेशंस की बात कर लेता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ध्रुव। ध्रुव के बारे में हमने समझा था। ध्रुव यानी कि पोल। मैं कहूंगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, बिंदु को दर्पण का, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। इसे इसे पी से, इसे पी से प्रदर्शित, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं जी? पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी मैं कहूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया था कि दर्पण जिस गोले से, जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उस
गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। मैं कहूंगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से, खोखले गोले से काटकर बनाया गया है, बनाया गया है, उस दर्पण का, उस दर्पण का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ओके। उसके बाद में अगला जो अपना आता है वो होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या की बात कर ले। तो वक्रता त्रिज्या में हमने क्या देखा था कि दर्पण, जो गोलीय दर्पण है, वो जिस गोले से काटकर बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो यहां से अगर देखें तो कहेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है, काटकर बनाया गया है, बनाया गया है, उस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ध्रुव पढ़ा, वक्रता केंद्र पढ़ा और वक्रता त्रिज्या पढ़ी। तो एक बार क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लीजिए। ले लिया बेटा? ले लिया जी? ठीक है, आगे। जैसे ही हमने वक्रता त्रिज्या की बात की, तो अब हम बात करेंगे गाइस की आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के बारे में। तो मुख्य अक्ष के बारे में जैसे ही हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा,
दर्पण का क्या कहलाती थी? मुख्य अक्ष कहलाती थी। तो अब हम क्या की बात कर रहे हैं? मुख्य अक्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के बाद में तीसरा हो गया अपने पास। चौथी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो चौथी डेफिनेशन आती है आपकी फोकस। कौन आती है? फोकस। फोकस के बारे में बात कर लेते हैं। फोकस के बारे में मैंने क्या कहा था कि यदि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशिक किरण डाले और परावर्तन के पश्चात वह प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। देखिए अवतल दर्पण में तो काटेगी और उत्तल दर्पण में वहां से आती हुई प्रतीत होती है, तो सिर्फ प्रतीत होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। देखिए मैं कह रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाशिक किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस के बाद में अगली जो परिभाषा है वो होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोकल लेंथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ
फोकल लेंथ की अगर बात करें, फोकल लेंथ क्या होता है, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी दर्पण की क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ, से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां तक समझ में आया? एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? ओके। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, दर्पण की कहां तक पढ़ लिया, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। जैसे ही दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, तो अब हमें क्या करना होता है, दर्पण की जो दूरियां हैं, जैसे हम लोग जब दूरियों के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जब दर्पण के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां आएगी फोकस दूरी आएगी, वक्रता त्रिज्या आएगी, वस्तु की दूरी आएगी, प्रतिबिंब की दूरी आएगी। अब किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, किसको धनात्मक लेना है, किसको ऋणात्मक लेना है, तो इसके लिए क्या होती है, चिन्ह परिपाटी होती है। तो दूरियों के लिए हमें क्या करनी है, चिन्ह परिपाटी हमें पता होनी चाहिए। अगर चिन्ह परिपाटी नहीं पता है तो हम कैलकुलेशन कितनी भी अच्छी हो, क्वेश्चन को गलत करेंगी। इसीलिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखनी होगी कि जो दूरियां मापनी है उनकी चिन्ह परिपाटी क्या है। तो अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है दूरियों के मापन की चिन्ह परिपाटी यानी साइन सेगमेंट। देखिए अगला जो टॉपिक है अपना वो है दूरियां मापन की चिन्ह परिपाटी चिन्ह परिपाटी क्या है समझिए, इंग्लिश में बोलते हैं साइन सेगमेंट। देखिए साइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो साइन सेगमेंट क्या होता है और किस प्रकार से हमें कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है और कौन सी नेगेटिव लेनी। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि किसी भी दर्पण में कोई भी दूरी अगर मापनी है तो वो सदैव कहां से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। पहला पॉइंट तो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि कोई भी दूरी अगर मापनी है तो दूरी मापना स्टार्ट हम करेंगे वो कहां से, दर्पण के ध्रुव से। पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट है प्रत्येक दूरी सदैव सदैव दर्पण के ध्रुव से
ध्रुव से मापते हैं, मापते हैं। दूरियां सदैव और सदैव कहां से मापना स्टार्ट करना है आपको? दर्पण के ध्रुव से मापना स्टार्ट करना। अब देखिए कौन सी पॉजिटिव लेनी है और कौन सी नेगेटिव। मैं कह रहा हूं कि मान लो आपके पास में एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, अब बड़ा करो, ये अपने पास में क्या है? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण में ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ क्या होगा? दर्पण का ध्रुव होगा। यहाँ मैं मान लेता हूं दर्पण का फोकस होगा। यहाँ मैं मान लेता हूं दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। अब देखिए आपको तो सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको याद रखना है कि प्रकाशित किरणों की दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। प्रकाशित किरणों की दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। और प्रकाशित किरणों के विपरीत दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती है। क्लियर है? जैसे देखिए प्रकाशित किरण सदैव कहां से चलेगी? सदैव बाएं से दाएं चलती है। प्रकाशित किरण सदैव बाईं ओर से दाईं ओर चलती है, ऐसे करके। और हमें दूरी कहां से मापना स्टार्ट करना है? यहां से मापना स्टार्ट करना है। तो इधर की सभी दूरियां कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। भाई क्यों हो जाएंगी नेगेटिव? इसलिए हो जाएंगी कि प्रकाशित किरण चलती है ऐसे करके, और हम दूरी मापना स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? यहाँ से। तो इधर की जितनी बार दूरियां होंगी वो सब की सब, इधर की जितनी बार दूरियां, इधर वाली उधर वाली जितनी दूरियां होंगी वो सब की सब कैसी होनी है? नेगेटिव होनी है। इधर जितनी दूरियां होंगी इस साइड में, दर्पण के इस साइड में जितनी दूरियां होंगी वो सब की सब कैसी होंगी अपने पास? पॉजिटिव होंगी। ये मुख्य अक्ष दिख रहा है, अगला कौन सुने, ये मुख्य अक्ष है ये वाला। इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। और इस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होंगी? नेगेटिव। इतना सा याद रखना। क्या याद रखना है सर जी? इतना याद रखना है सर कि प्रकाशित किरण की दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। प्रकाशित किरण के विपरीत दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी? नेगेटिव। चलिए बस आप ये फिगर याद रख लीजिए, इससे ही काम हो जाएगा कि इधर की ओर चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होनी है? नेगेटिव। इधर की ओर चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होनी है? पॉजिटिव। आगे सुने, ऊपर की दिशा में मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होनी है? पॉजिटिव। इधर भी ऊपर की दिशा में मापी गई सभी ऊंचाइयां कैसी होंगी? पॉजिटिव। नीचे की दिशा में मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होंगी? नेगेटिव। नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी सर। कैसी होंगी? नेगेटिव। लिख भी लेते हैं सेकंड पॉइंट करके। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा अपना? फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी? दर्पण के ध्रुव से मापना स्टार्ट करें। अब यहां से सुनिए, देखिए मैं कह रहा हूं सेकंड पॉइंट कि प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक किरण की दिशा में, की दिशा में मापी गई, मापी गई या चली गई सभी दूरियां, सभी दूरियां सदैव, सदैव धनात्मक,
सदैव धनात्मक, जबकि जबकि प्रकाशिक किरण की प्रकाशिक प्रकाशिक किरण की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में चली गई सभी दूरियां सभी दूरियां सदैव सभी दूरियां सदैव कैसी होती है बच्चा? सभी दूरियां कैसी होती है? सदैव नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट सुने। तीसरा पॉइंट क्या कहता है अपना? तीसरा पॉइंट कहता है सर कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी दूरियां नेगेटिव। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां या सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये होगी आपकी क्या? चिन्ह पर पार्टी की कौन सी चीज आपको पॉजिटिव लेनी है और कौन सी आपको नेगेटिव लेनी है, कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव लेनी है। करिए। चलिए, ये हो गया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं, क्या क्या परिघटनाएं होती हैं जब गोलीय दर्पण क्या करते हैं? प्रतिबिंबों के निर्माण करते हैं। देखिए, अभी बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें कौन सी प्रकाशिक किरण कहां से डालनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो एकदम सही सही बन के आए। क्लियर है इतनी सी बात? तो बात कर लेते हैं गोलीय दर्पणों से। अगला जो टॉपिक अपना आएगा, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों से, एक ही जगह पे क्या कर लेते हैं, के कर। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, क्या क्या नियम होते हैं जिससे कि गोलीय दर्पण क्या बनाते हैं? प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं। भाई, गोलीय दर्पण प्रतिबिंबों का निर्माण कर रहे होंगे तो क्या क्या नियम हमें लगाने हैं जिससे कि सही सही प्रतिबिंबों का निर्माण हम कर सके।
जैसे मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप इतना ध्यान रखें कि मैंने अभी लिखाया भी था नोट में कि प्रत्येक जो दूरी मापी जाएगी वो सदैव कहां से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। अगला पॉइंट सुने, अगला पॉइंट मैं कह रहा हूं कि हमें कोई भी प्रकाशित किरण अगर डालनी है दर्पण पे, कोई भी प्रकाशित किरण जो डलेगी सॉरी, कोई भी प्रकाशित किरण जो डलेगी वो सदैव बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाएगी। पहला नियम कहता है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों में पहला नियम कहता है कि कोई भी दूरी सदैव कहां से मापना, सॉरी, कोई भी प्रकाशित किरण सदैव कहां से डालेंगे, बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाएगी। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई है, काय के समांतर डाली गई है, मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई है, तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से निकलेगी, दर्पण के फोकस से होकर निकलेगी। और यदि फोकस से प्रकाशित किरण आ रही है तो सदैव कहां कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाशित किरण डाली जाती है तो वह प्रकाशित किरण बिना विचलित हुए प्रकाशित केंद्र से ही वापस लौट जाती है। अगला जो नियम है वो नियम आपने परावर्तन के जो नियम पढ़े थे उसमें आपने पहला जो नियम पढ़ा था वही नियम है। क्या नियम है सर, नियम ये है बेटा जी कि जब कोई प्रकाशित किरण दर्पण के ध्रुव पर डाली जाए, काय पे डाली जाए, ध्रुव पर, तो जितने कोण पर वह प्रकाशित किरण आपतित होगी उतने ही कोण पर वह प्रकाशित किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी। जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी। देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये क्या लिया अपना एक अवतल दर्पण ले लिया। कौन सा दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण। ये लीजिए, इसके मैंने क्या कर दिया, बाहरी सतह पे मैंने कलई कर दी। ठीक है, ये अब क्या बन गया अपने पास, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में ये क्या हो गया इसका, ये मुख्य अक्ष हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया इसका, ध्रुव हो गया। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे फोकस मान लिया, और यहाँ पे क्या मान लिया इसका, वक्रता केंद्र सी मान लिया। अब देखिए अब देखिए सर क्या कंडीशन होनी है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि कोई भी प्रकाशित किरण सदैव कहां से डाली जाएगी, बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाशित किरण, यदि कोई प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाए, मुख्य अक्ष के समांतर, भाई ये अपना मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मैंने कोई प्रकाशित किरण डाल दी, तो प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर डाली गई है तो परावर्तन के पश्चात यह कहां से होकर निकल जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर निकल जाएगी। कहां से होकर निकलेगी, दर्पण के फोकस से। तीसरा नियम क्या था कि यदि कोई प्रकाशित किरण कहां से डाल दें हम, दर्पण के वक्रता केंद्र से डाल दें। कहां से डाल दें, दर्पण के वक्रता केंद्र से। यहाँ पे क्या था अपना, वक्रता केंद्र था, तो प्रकाशित किरण में कहां से डाल रहा हूं, वक्रता केंद्र से। यहां पहुंची, ये क्या डाल दी मैंने, प्रकाशित किरण, और वक्रता केंद्र पे जब मैंने डाली है, मैंने क्या बताया था कि ये वक्रता केंद्र से होकर ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। दूसरा पहला नियम तो वही था, क्या था पहला नियम कि ये प्रकाशित किरण सदैव कहां से डालनी है, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ।
दूसरी क्या नियम था अपना, दूसरा था सर जी कि यदि प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाए तो कहां से होकर निकलती है, दर्पण के फोकस से होकर निकलती है। तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था कि यदि वक्रता केंद्र से होकर प्रकाशित किरण डाली जाए तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर निकलेगी, वक्रता केंद्र से ही निकलेगी। चौथा नियम क्या था अपने पास, चौथा था सर जी कि दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर यदि प्रकाशित किरण डाली जाए तो जितने एंगल पे प्रकाशित किरण डाली जाएगी, जितने एंगल पे, मैं ये बोल देता हूं ये कितना है, आई है अपने पास, तो लौट कर भी उतने ही एंगल पे प्रकाशित किरण जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कितना आर, तो ये कहेगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई का के बराबर होगा एंगल आर के, और ये कौन सा नियम था अपना, चौथा नियम। इस प्रकार से ये क्या है, इसके नियम है। लिख भी लेते हैं एक बार, देखिए पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है, प्रत्येक किरण, प्रत्येक प्रकाशित किरण, प्रकाशित किरण दर्पण पर, दर्पण पर सदैव बाईं ओर से, बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर डाली जाती है, डाली जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई, डाली गई प्रकाशित किरणें, प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात दर्पण के, दर्पण के फोकस से होकर, फोकस से होकर निकलती है, निकलती है, कहां से होकर निकलती है, दर्पण के फोकस से होकर निकलती है। तीसरा पॉइंट क्या है अपने पास, हाँ जी तीसरा पॉइंट क्या था अपने पास, और इसका उल्टा भी ठीक है कि अगर मैं फोकस से होकर डालूं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि दर्पण के, दर्पण के, दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर, से होकर डाली गई, डाली गई प्रकाशित किरणें, प्रकाशित किरणें, किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, दर्पण के, दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर ही, होकर ही लौटती है, होकर ही लौटती है। चौथा पॉइंट क्या है सर जी, चौथा पॉइंट भी समझिए, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता था कि जिस एंगल पे आएंगी उसी एंगल पे होकर जाएंगी, तो दर्पण के, दर्पण के ध्रुव पर डाली गई, पर, पर डाली गई
प्रकाशिक किरणें, डाली गई प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर, उतने ही कोण पर वापस लौटती है, वापस लौटती है, लौटती है, जितने जितने कोण पर आपतित हुई थी, आपतित हुई थी। ठीक है, तो ये कौन से हो गए आपके प्रतिबिंब बनाने के ये क्या हो गए अपने नियम हो गए। इन नियमों के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नोट डाउन करिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ही लेना था, मारिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने स्टार्ट किया ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हम पढ़ते पढ़ते कहां पे पहुंच गए? गोलीय दर्पणों के नियमों पे पढ़ गए कि किस प्रकार से गोलीय दर्पण प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं। और प्रतिबिंबों के निर्माण के बाद में हम जो बात करेंगे, देखिए अब तक हमने क्या कर लिया कि गोलीय दर्पणों द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण किया जाता है। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण के जो नियम थे वो नियम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिए। आगे अपने जो टॉपिक आने वाले हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। कैसे? अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को पढ़ेंगे। उसके बाद में यूवीएफ में भी रिलेशन पढ़ेंगे। यूवीएफ बोले तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और काय की फोकस दूरी, इनके मध्य जो संबंध होगा उस संबंध के बारे में भी बात करेंगे। तो अगले टॉपिक ये होंगे, फिर धीरे धीरे करके इस प्रकार से हम ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल बात करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब यहाँ आए हैं तो आप थोड़ा सा अपना सहयोग भी बनाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे बड़ी बात उन बच्चों तक शेयर करें जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के लिए विशेष लाभदायक क्लासेज आपकी रहेंगी। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।